स्वागत है दोस्तों आपका रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। हमने पढ़ा है इसके पहले लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन के बारे में, और आप क्लासिफिकेशन जानते हैं कि कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देने को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गों में बांट देने को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो आज हम आगे की बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो नया चैप्टर है, और बड़े ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। पुराने चैप्टर्स हम सारे पढ़ चुके हैं। पुराने चैप्टर्स मीन्स जो पुराना वाला चैप्टर है, जो पीछे वाला चैप्टर 1 है, उसको आप ध्यान से रिवाइज करेंगे, एक एक लेक्चर देखेंगे, जो आपको डाउट होगा उसको आप पूछ लेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, यानी जीव जगत के वर्गीकरण की। देखिए दोस्तों, जब मैं बता रहा था आपको तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाइड और क्लासिफाइड हैं। तो उनमें दिक्कत क्या है, उनमें दिक्कत कुछ नहीं है, उनको हमने वर्गों में बांट दिया। देखिए, पहले जो है कि 2 वर्गों में बांटा गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 2 जगत का वर्गीकरण आया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो हम बात करते हैं अगर क्लासिफिकेशन की, तो पहले क्लासिफिकेशन आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें सिंपली क्या हुआ, इसमें सिंपली 2 भागों में बांट दिया गया। एक हुआ एनिमलिया या एनिमल, और दूसरा हुआ प्लांटी। तो 2 भागों में बांटा गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्लस लीनियस ने। किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने। अब लीनियस साहब ने ये किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हैकल साहब ने। किसने, हैकल साहब कौन थे, अर्नस्ट हैकल ने क्या दिया, 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन दे दिया। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फिर उसके बाद आए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आपका इसका बेसिक सा आइडिया क्या है, इसका बेसिक सा आइडिया ये है दोस्तों कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या कर दिया कि प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया। किसको इंक्लूड कर दिया, इसमें इन्होंने इंक्लूड किया प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया। किसने इंक्लूड किया, अर्नस्ट हैकल साहब ने। तो पहले आया 2 जगत का वर्गीकरण, जिसको दिया था कार्लस लीनियस ने, जो एनिमलिया और प्लांटी में सिंपली क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था अर्नस्ट हैकल साहब ने, और इसमें उन्होंने क्या किया कि प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया तो इसमें भी किसी को इंक्लूड किया गया होगा। इसमें इंक्लूड किया गया दोस्तों मोनेरन्स को। किसको इंक्लूड किया गया, मोनेरा को। अब देखिए, पहले आया 2 किंगडम, फिर आया 3 किंगडम, फिर आया 4 किंगडम, और फिर लास्ट में एट लास्ट आया, आप इसको नोट करिए, नोट हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम, ये सारे क्लासिफिकेशन के मॉडल फेल होते गए, और एट लास्ट जो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, कौन सा किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको दिया था RH विटेकर साहब ने। किसने दिया था, RH विटेकर। अब RH विटेकर ने क्या किया कि कुछ बेसिस लिए। क्या लिया, बेसिस लिए। पहला बेसिस उन्होंने लिया सेल का स्ट्रक्चर। क्या लिया, सेल का स्ट्रक्चर। अब सेल के स्ट्रक्चर में क्या, या तो वो यूकैरियोटिक हो
या तो वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। क्या हो? प्रोकैरियोटिक हो। ठीक है, इतनी बात समझ में। उसके बाद उन्होंने दूसरा बेसिस जो लिया वो लिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिया? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, डिफरेंशिएटेड और नॉट। इतनी बात समझ में आई। तो पहला उन्होंने लिया सेल स्ट्रक्चर कि यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। दूसरा उन्होंने लिया थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कि बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है। तीसरा उन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब पोषण का तरीका क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है या और हेटेरोट्रॉफिक है, या हेटेरोट्रॉफिक है, या हेटेरोट्रॉफिक है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है या नहीं, यानी थैलस के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता था। थैलस के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता था। फिर बात करता था रिप्रोडक्शन की। किसकी? रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है? सेक्सुअली या एसेक्सुअली, सेक्सुअली या एसेक्सुअली। और फिर बात की थी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि ओरिजिन आखिर उसका हुआ कहाँ से, ओरिजिन आखिर उसका हुआ कहाँ से। तो इतनी चीज़ों की बात करने के बाद उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने अपने किंगडम्स को 5 भागों में बांट दिया। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने दिया मोनेरा। क्या दिया? मोनेरा। दूसरा उन्होंने दिया प्रोटिस्टा। क्या दिया? प्रोटिस्टा। तीसरा उन्होंने दिया फंजाई। क्या दिया? फंजाई। और यही ग्रुप उन्होंने इंक्लूड किया था। उसके बाद उन्होंने दिया प्लांटी और एट लास्ट उन्होंने दिया एनिमेलिया। क्या दिया? एनिमेलिया। इतनी बात समझ में। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो R.H. विटेकर साहब ने दिया और यही हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। यही 5 किंगडम्स हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। यही 5 किंगडम्स हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। इतनी बात समझ में आई है दोस्तों। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर दें। अलग अलग भागों में मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम मोनेरन्स में रख दें, कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटिस्ट में रख दें, कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम फंजाई में रख दें, कुछ को प्लांटी में रख दें, कुछ को एनिमेलिया में रख दें। इसलिए इसके लिए क्योंकि हमारी स्टडी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो R.H. विटेकर साहब ने दिया था। तो आप इसको लिखेंगे, फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। पॉज करेंगे वीडियो को और लिखेंगे और लाइक का बटन ज़रूर दबा देंगे। चलिए भाई, आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले किंगडम की, जिसको हमने क्या कहा? मोनेरा कहा। क्या कहा है? मोनेरा। ठीक है, तो आइए भाई मोनेरा की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? मोनेरा की बात करेंगे। चलिए, हाँ तो सर मोनेरा की बात करते हैं। तो मोनेरा के अंदर यूजुअली बैक्टीरिया आते हैं। कौन आता है? बैक्टीरिया। आई बात समझ में? मोनेरा के अंदर क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। अब देखिए इसकी जो सेल है, सेल का टाइप देखेंगे पहले। जो सेल का टाइप है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है। कैसा है? प्रोकैरियोटिक। तो अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे भाई। देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो मतलब होता है ओल्ड, प्रो मतलब समझ लो ओल्ड, या इंसिपिएंट कहते हैं इसको टेक्निकली।
प्रो मतलब ओल्ड और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। तो क्या पुराना न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सर? नहीं। ओल्ड न्यूक्लियस का मतलब इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्या होगी? एब्सेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? केंद्रक की झिल्ली जो होगी वो एब्सेंट होगी। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। क्रोमैटिन जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। इतनी बात समझ में? तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब अगर हम बात करेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन की, दूसरे बेसिस की, तो दूसरा बेसिस है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। हाँ भाई, एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक और कैसा होगा? सिंगल सेल्ड होगा। और सिंगल सेल्ड के लिए हम शब्द यूज करते हैं यूनिसेल्यूलर। क्या यूज करते हैं? यूनिसेल्यूलर। तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर इसका सेल टाइप हो जाएगा। इसका सेल टाइप हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या सर सेल वॉल होती है? हाँ, सेल वॉल होती है, लेकिन किसके अंदर नहीं होती? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया का ही एक टाइप है जिसको हम कहते हैं, मैं बताता हूँ। पहले देखिए, सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, सेल्यूलोज एब्सेंट होता है, और ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड और एंड अमीनो एसिड की। किसकी? पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड, या पेप्टिडोग्लाइकन आप लिख सकते हैं, या पेप्टिडोग्लाइकन। क्या सर सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी? हाँ, सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, लेकिन एक होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। आगे मैं बताऊंगा, जिसको हम PPLO भी कहते हैं, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट। और दूसरा आप जब देखेंगे जिसको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया। इसके अंदर जो सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ होती है किसी दूसरे मटेरियल की, मेड अप ऑफ अनदर मटेरियल। आई बात समझ में? ठीक है। बैक्टीरिया के दो टाइप आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया और एक पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब वो बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाए, हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाए। जैसे एक बैक्टीरिया आपने पढ़ा है हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, फिर आपने पढ़ा है मेथेनोजन। तो वो क्या है? आर्की बैक्टीरिया है। आई बात समझ में? और यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना बोलिए भाई। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? सेल वॉल की। इतनी बातें आप नोट करेंगे, फिर हम आगे इसकी बात करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए भाई, नोट हो गया होगा। चलिए अब देखिए, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जब बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो क्या इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। किसकी बात करेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है और
हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, यानी ऑटोट्रॉफिक भी होगा, ऑटोट्रॉफिक भी होगा एंड हेटेरोट्रॉफिक भी होगा। अब ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक क्या है सर, बताऊंगा। देखिए, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, हिंदी वाले सुनेंगे, स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी। देखिए, जो अपना भोजन खुद बना ले उनको हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। और जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, परपोषी। जैसे जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब देखिए, इसमें कीमोसिंथेसिस की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? कीमोसिंथेसिस। अब ऑटोट्रॉफिक भी ये दो तरह के होंगे। ऑटोट्रॉफिक भी ये दो तरह के होंगे। पहला होगा जिसको हम कहेंगे कीमोसिंथेसिस। क्या कहेंगे? कीमोसिंथेटिक। और दूसरे को कहेंगे फोटोसिंथेटिक। अब ये क्या वाला है सर? देखिए, समझिएगा। जो कीमोसिंथेटिक होते हैं, क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक होते हैं, वो अपना भोजन किसी भी केमिकल के द्वारा बनाते हैं। जैसे कुछ होते हैं सल्फर बैक्टीरिया। क्या होते हैं? सल्फर बैक्टीरिया। तो वो क्या करेंगे कि अपना जो भोजन है, यानी अपना जो फूड है, वो किसी केमिकल से ही प्रिपेयर करेंगे। किसी केमिकल से ही क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? आई बात समझ में? तो वो अपना भोजन किसी केमिकल के द्वारा अगर प्रिपेयर करें तो वो क्या हो जाएंगे? कीमोसिंथेटिक। देखिए, इसके शाब्दिक अर्थ भी यही है। कीमो मतलब केमिकल, कीमो मतलब केमिकल, केमिकल, और सिंथेटिक मतलब मेड। मतलब जो अपना फूड केमिकल्स से बनाए उनको हम क्या कहेंगे? कीमोसिंथेटिक। क्या कहेंगे? कीमोसिंथेटिक। और फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? जो अपना भोजन सनलाइट से बना ले। आई बात समझ में? सनलाइट से जो अपना भोजन बना ले उनको हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक कहेंगे। अब देखिए, हेटेरोट्रॉफिक भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है मृतपोषी, जिसको हम कहते हैं सेप्रोफिटिक, और एक होता है पैरासाइट। सेप्रोफिटिक परजीवी और मृतपोषी, जो होस्ट को मारे ना, जो होस्ट को मारे ना, वो क्या है? पैरासाइट है। क्योंकि होस्ट मर गया तो वो भी मर जाएगा, फिर उसको नया होस्ट खोजना पड़ेगा, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। आई बात समझ में? तो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो था इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात। इतनी बात समझ में आई? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात समझें? अब देखिए, जो मोनेरन्स होते हैं वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, और क्या नहीं होता? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है सर। न्यूक्लियोलस नहीं है, ठीक है सर। क्रोमैटिन नहीं है, ठीक है सर। और हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है। और इनके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? 70S टाइप का। अब ये 70S सुन के आप चक्कर मत खाइएगा। अभी सेल जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70S और एक 80S। आई बात समझ में? तो ये तो बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था। और रिप्रोडक्शन भी देख लीजिए। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? एसेक्सुअल, अलैंगिक। तो ये बात थी मोनेरा की। मोनेरा का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इतना आपके लिए काफ़ी है मोनेरा में, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम कल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत वाइड आपको इंट्रोडक्शन और आपको पढ़ाया जाएगा बैक्टीरिया के बारे में। बस आप रेस के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना पोस्ट कर देंगे, आपको उसका जल्द से जल्द जो है कि सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? तो आप मन लगा कर पढ़ते रहिए, समझ रहे हैं? और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और बैक्टीरिया की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
भारत माता की जय। धन्यवाद।